नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेस में सीधे गुरु क्लासेस से देखिए फिजिक्स का अगला लेक्चर चालू करते हैं बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हमने बोला था पूरा मिसाइल के बारे में बता दिए हैं कि किस मिसाइल का स्पीड क्या होगा, किस स्पीड से साउंड से ज्यादा होगा तो कौन सा सुपरसोनिक होगा, कौन सा हाइपरसोनिक होगा, कौन सा सबसोनिक मिसाइल होता है, और क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं, धरती से ऊपर जाती है, तेज कौन जाती है, कितना दूर कौन जाती है, ये सब हो गया। तो हमारा आज का जो टॉपिक था बच्चों वो था इको। इको इको कहे तो प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि ये बताए थे बच्चों। तो हम लोग को पढ़ना है इको। देखिए इको होता क्या है, जैसे हमने बोला हेलो और वो चीज रिपीट होकर कहीं से टकरा करके आकर के 3 बार या 2 बार या 5 बार जाती है हेलो हेलो हेलो। एक बार बोला हेलो और वो चीज बोली हेलो हेलो हेलो, तो ऐसे साउंड को प्रतिध्वनि कहते हैं। या सिंपल भाषा में कहे ना तो प्रतिध्वनि क्या है, जो परिवर्तित होकर ध्वनि आए। जैसे हम बोले हेलो और दीवार से या कुएं के तल से या पहाड़ी एरिया से वो साउंड जो होता है टकरा करके और फिर वो एक गूंज जैसा बनाती है, एक आवाज उत्पन्न रिपीट कर देती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि प्रतिध्वनि होने के लिए क्या तो होना चाहिए। तो देखिए प्रतिध्वनि होने के लिए कोई बोला यहां से हेलो या कोई भी चीज बोला, कोई भी साउंड बोला, और उसको प्रतिध्वनि होने के लिए जैसे हम लोग पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो पहाड़ के नजदीक एक मिनिमम दूरी होती है और एक टाइम इंटरवल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रतिध्वनि होगा। तो ऐसे गई कोई पहाड़ है या दीवाल है या कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है, जैसे कि कोई दीवाल है जो रफ ना हो, जैसे प्लास्टर किया हुआ है, और वाल हो या पहाड़ी एरिया हो, तो वहां से ये हेलो बोले तो गया, यहां से टकरा करके फिर आया, तो ये जो सुनाई देता है ना उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या होना चाहिए, एक परावर्तक होना चाहिए, रिफ्लेक्टर का मतलब जिससे बोले तो साउंड जा करके और टकरा करके लड़ करके उसमें से लड़ करके वापस आ जाए, लड़ करके वही साउंड सुनाई देता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। अब देखिए कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, जैसे पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो पहाड़ी एरिया में हो जाता है क्योंकि रिफ्लेक्टर का काम करता है पहाड़, या कहीं दीवार के सामने बोल रहे हैं तो दीवार रिफ्लेक्टर हो जाता है, या कुएं की जो तल होती है उसमें भी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अब देखिए यदि आप एकदम खाली स्थान में बोल रहे हैं कहीं जाकर के सिवान में, एकदम खेत में, बधार में, कहीं भी एकदम ओपन स्पेस हो जहां कुछ परावर्तक नहीं है, तो वहां आप बोलेंगे तो वहां तो साउंड टकरा करके वापस आएगी नहीं, लड़ करके आवाज तो आएगी नहीं, तो वहां पर प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। तो प्रतिध्वनि ये चीज है। अब आता है कि इको बनता कैसे है। हमेशा बनता है तो बनता नहीं है। जैसे हम बोले हेलो तो एक ही बार सुनाई दिया हेलो, तो इको बनती कब है और आपको अपनी आवाज सुननी है तो दीवार, पहाड़ या कुएं की तली होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए जिससे कि क्या हो, एकदम खाली स्थान नहीं होना चाहिए, ये चीज बताए थे। दूसरी बात, आपके दीवार और आपके बीच की कुछ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए बच्चों, दूसरी बात क्या है, ये तो बता दिए परावर्तक है। अगर परावर्तक आपके बीच कोई कुछ चीज नहीं होनी चाहिए, गैप, खाली स्थान होना चाहिए। जैसे दीवार के सामने बोल रहे हैं तो दीवार के और आपके बीच कुछ होना नहीं चाहिए। अब देखिए जैसे हमने यहां दीवार है तो हमने बोला हेलो, आप लोग सभी बच्चे अपने अपने दीवार के सामने खड़े होकर बोले हेलो। एक गुरुजी, मास्टर जी, टीचर जी, एक ही बार तो हेलो सुनाई दे रहा है थी। अब प्रतिध्वनि, क्योंकि हमारे दीवार के बीच में तो कुछ है नहीं, दीवार है और दीवार से टकरा करके आकर के एक ही प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई नहीं हुई, क्यों, और एक ही बार हेलो सुनाई दे रहा है। तो देखिए बच्चों, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए दूसरी बात जो है कि
एक्चुअली में क्या होता है कि आपकी इको सुनाई तब देती है उसके बीच की एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे समझाते हैं, देखिए जैसे हमने बोला साउंड निकली यहां से, कोई कान से मुंह से निकलती है, माउथ से आवाज निकली, कोई भी आवाज कोई भी चीज निकली, हेलो, और यहां से टकराई, तो जो परावर्तक का ये जो रिफ्लेक्टर है, परावर्तक, रिफ्लेक्टर परावर्तक का मतलब जिससे आवाज टकरा करके आती है। हमने ऑब्जर्वर जो बोला, तो जो बोले उससे आने के लिए और इसके बीच की एक मिनिमम दूरी होनी चाहिए, ये पूछता है। दो क्वेश्चन बनता है इससे बच्चों, हमेशा हर किताब में, चाहे लूसेंट का जीएस पढ़िए या किसी भी बुक का, अरिहंत का पढ़िए, किसी में दो क्वेश्चन हमेशा मिलेगा इको से। इको बनने के लिए डिस्टेंस कितना हो जाए, टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए, और टाइम इंटरवल डिपेंड करेगा साउंड की स्पीड है, डिस्टेंस है तो टाइम निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे, दूरी चाल से, दूरी बराबर चाल गुणे समय करके, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड करके सब चीज निकाल कर बताएंगे कि क्यों अलग अलग बुक में कहीं से 17.5 17.5 देता है, कहीं 16.5 देता है, क्यों देता है, अलग अलग बुक में, एनसीईआरटी में कौन सा डाटा है, ये सब हम लोग समझेंगे। तो देखिए एक मिनिमम दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए। पहली बात क्या हुआ बच्चों कि जो साउंड जो इको बनेगा, इको बनने के लिए जो आप बोल रहे हैं, जहां वॉल है, जहां से दीवार से टकरा रही है, उसके बीच की दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम इतना दूरी होना चाहिए, तभी आपकी इको बनेगी। अब देखिए ये दूरी कहीं कहीं 16.5 भी दे देता है, कहीं 17 भी दे देता है, तो वो वेरी करता है स्पीड ऑफ साउंड पर, क्योंकि बताए हैं स्पीड ऑफ साउंड 0 पर 330-32 देता है एनसीईआरटी में, और जो रूम टेम्परेचर पर लेते हैं जैसे कैमरे की ताप पर, तो वो 330-32 न होकर 43 मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि टेम्परेचर पर वेरी करता है, बदलता रहता है स्पीड ऑफ साउंड। ये भी पूछता है कि ताप पर निर्भर करता है कि नहीं, तो ताप पर निर्भर करता है, अर्थात ताप से चेंज होता है ध्वनि की चाल। स्पीड ऑफ साउंड जो बोलते हैं वो स्पीड ज़्यादा कम होता है, कम बेसी होता है, किस पर, टेम्परेचर से। तो इतना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। इससे कम डिस्टेंस होगा तो होगा क्या कि आपकी साउंड गई और तुरंत आ जाएगी, एक इंटरवल टाइम होना चाहिए, और वो इंटरवल होगा नहीं जिससे आपको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो पहला बात ये होना चाहिए कि दूरी होना चाहिए 17 कहीं कहीं ऑप्शन में 16.5 भी दे देता है, 16.6 भी दे देता है, ऐसे भी मीटर देता है। ठीक, तो इस पर बात करेंगे, निकालेंगे, अभी समझाएंगे कि कैसे देता है, कैसे निकलता है ये डिस्टेंस। अब देखिए अगली बात, तो ये पहला टॉपिक बना कि दूरी कितना होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे। ये जो टॉपिक है इसको एग्जाम में पूछा हो, जो चीज है समझने के बाद जो लिखने वाला है तो लिखेंगे फॉर इको मिनिमम डिस्टेंस शुड बी, मिनिमम डिस्टेंस should be 17.15 meter from reflector, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे। प्रतिध्वनि सुनने के लिए एक एक चीज लिखवाते हैं बच्चों। एनसीईआरटी का जितना सार है एक बार पढ़ने के बाद ना डेली वीडियो में कहते हैं कि फिर फिजिक्स कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस एग्जाम देना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगवाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में बैठिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो जनरल टाइप का, उसमें कहीं फिजिक्स का अगर साइंस का क्वेश्चन पूछता है तो आपका छूटेगा नहीं। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम, सुनने के लिए परावर्तक से न्यूनतम दूरी, परावर्तक से, रिफ्लेक्टर को परावर्तक कहते हैं,
परावर्तक से न्यूनतम दूरी 17.15 होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए। तो ये बात आपको क्या करना है, बात याद रखना है। ये क्वेश्चन बनता है इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है सीडीएस में, एसएससी सीजीएल में, अभी बनवाएंगे प्रीवियस। तो देखिए ये होता है। अगला बात क्या लिखेंगे, कई जगह अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, तो उस पर हम काम करेंगे, बताते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे अगला कंसेप्ट है कि जो हम बोल रहे हैं तो अलग अलग सुनाई देने के लिए कैसे होता है। जैसे हमने बोला, कोई भी साउंड बोला, एक, एक्स, तो अलग अलग सुनाई दिया, वन सुनाई दिया, आफ्टर एक्स सुनाई दिया, कुछ भी बोला, वाई, पी, एम, एन, तो ये अलग अलग सुनाई दिया। ये वन सुनाई दिया, ये एक्स सुनाई दिया, ये क्लियर अलग अलग सुनाई दिया। क्यों सुनाई दिया, क्योंकि इसके बीच में क्या हुआ कि 0.1 सेकेंड का गैप हुआ, अंतराल, या इसको कह सकते हैं दशमलव हटेगा तो 1/10 सेकेंड का अंतराल हुआ, अंतराल। अब इसको समझाते हैं। देखिए क्या हुआ, ये भी पूछता है दो शब्दों के बीच में कम से कम अंतराल कम से कम होना चाहिए, कम से कम, एट लीस्ट। अब कम से कम का मतलब क्या है, देखिए बात समझिए। 0.1 सेकेंड से कम का अंतराल नहीं होना चाहिए। जैसे कम से कम का मतलब हुआ, कोई कहा ना कि कम से कम 5 रोटी खाना है। देखिए प्रोबेबिलिटी में और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये टॉपिक आता है कि कम से कम 3 लड़के पास हो, या सेट थ्योरी में। तो कम से कम का मतलब क्या होता है, 5 रोटी खाना है। तो इसका मतलब 5 से कम नहीं करना है, कम से कम 5, चाहे आपका पेट झरे, उल्टी करे, कुछ भी करे, 5 रोटी आपको खाना है, कम से कम। अधिक में कितना भी खा सकते हैं, लाख, करोड़, अरब, 20-40 रोटी जितना खाना है, कम से कम। और अधिक से अधिक दे दे, अधिक से अधिक 5 रोटी खाना है। तो इसका अधिक से अधिक, मोर देन क्या होता है बच्चों, ये एटलीस्ट है, कम से कम। मोर देन का मतलब होता है कि अधिक से अधिक 5 रोटी मिलेगा, आपका पेट भरे या न भरे। आप नहीं भी ले सकते हैं, 0 भी खा सकते हैं, लेकिन अधिक खाएंगे तो 5 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो कम से कम का मतलब हुआ कि इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए। तो होता क्या है, जैसे हमने बोला 1, फिर बोला x, तो इसके बीच में 0.1 सेकेंड का गैप रहा, इसलिए दोनों सुनाई दिए। ज्यादा है तो वो है कि एक सुनाई देगा, एक, फिर शांत रहेगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, फिर ज्यादा टाइम के बाद आएगा x, तो ऐसे होगा। अब क्या होगा, अगर आपने ये अंतराल नहीं रखा, अगर आपने 0.1 सेकेंड का अंतराल नहीं रखा, तो आपको होगा क्या कि आपका एक साउंड तो अभी सुनाई नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, तब ले दूसरा आ जाएगा और दोनों मिक्सअप हो जाएगा, आप क्लियर नहीं सुन सकते। जैसे हम बोले 1x, अंतराल बहुत कम है, 1x, तो कुछ नहीं समझ में आया कि क्या बोल, 1x बोल दिए, तेजी में बोल दिए, जैसे ये बोल दिए, तो ऐसे बोले तो क्या हुआ, 1 अभी 0.1 सेकेंड नहीं कंप्लीट हुआ, तब दूसरा बोल दिए, दोनों मिक्सअप होके क्लियर साउंड नहीं सुनाया दिया। तो ये होता है। तो आपसे कोई तेज बोल रहा है, सामने कोई भी सामने तेज बोल रहा, तो कहिए भाई साहब, बहन जी, सिस्टर जी, आराम से कम से कम शब्दों के बीच 0.1 सेकेंड का अंतराल रखिए, तब समझ में आएगा। अब खूब तेज बोल रहा है, इससे कम, तो आप समझ गड़बड़ हो जाएगा और कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो ये मिनिमम ये पूछता है। ये क्या पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी ध्वनि का, किसी साउंड, किसी आवाज का प्रभाव हमारे कान तक
कितने सेकेंड तक रहता है, हमारे कान पर कितने सेकेंड तक रहता है, तो आपको कहना है 0.1 सेकेंड तक रहता है। 0.1 सेकेंड तक प्रभाव रहता है। कोई आवाज आई ना तो 0.1 सेकेंड तक हमारे कान पर क्या कर रहता है, उसका प्रभाव रहता है। और वो प्रभाव से पहले ही अभी उसका प्रभाव है, तब कोई दूसरा बोल दिया, इतना गैप नहीं हुआ, तो वो भी साउंड आ जाएगा, दोनों मिक्सअप हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा, गिजमिज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, गिजमिज का मतलब कि कुछ क्लियर सुनाई नहीं दिया, तो इसी के लिए इतना मिनिमम गैप होना चाहिए। तो अब अगली कंसेप्ट क्या है कि जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रतिध्वनि कोई कान पर टकराई या वैसे ही दूसरा आ गया, इफेक्ट उतना तक रहता है। तो ये बात आपको क्या करना है, लिखना है। ये भी जैसे ही वो लिखे थे कि फॉर इको मिनिमम गैप ऑफ टाइम या टाइम इंटरवल शुड बी 0.1 सेकेंड। तो प्रतिध्वनि के लिए दूसरी शर्त क्या है बच्चों, दूसरी जो शर्त है कि कोई व्यक्ति है, उसने साउंड बोला हेलो या कुछ भी बोला, तो जो परावर्तक है रिफ्लेक्टर, उसके बीच में टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, साउंड पहुंचने के लिए, एक साउंड पहुंचने के लिए टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड गैप होना चाहिए। गैप मीन्स अंतराल होना चाहिए। दूसरा बात ये आपको दिमाग में रखना है कि जब भी कोई भी बोलता है तो जो साउंड एक बोला तो दूसरे साउंड आने के बीच में 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड, सेकेंड का 10वां भाग आपके कान तक प्रभाव रहता है, तो उतना गैप होना चाहिए। तो इको के लिए दो कंडीशन हो गया कि मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए और मिनिमम एक टाइम इंटरवल होना चाहिए, तब इको प्रतिध्वनि जो होता है वो सुनाई देता है। तो इतना दो बात इसमें से पूछता है। तो अब देखिए, जैसे आपको बता देते हैं, यदि 0. जो बोले वो समझ लीजिए, यदि 0.1 से पहले मैंने दूसरा शब्द बोल दिया तो पहला शब्द तो खत्म नहीं हुआ, तो वो तो कान के पर्दे पर गूंज रही है, तभी तक दूसरा भी आ गया, तो मिक्सअप हो जाता है, तो दोनों अलग अलग नहीं सुनाई। जैसे नो कुछ भी बोल दिए जो आराम से नहीं बोलते हैं, तो ऐसे तेज बोल देते हैं, तो ऐसे को क्या कहते हैं कि वो 0. तो यदि गैप जो बताए ये 17.15 से कम रहेगी तो ये टाइम कम लग जाएगा, मीन्स 0.1 सेकेंड से पहले ही साउंड आ जाएगी। इसीलिए दूरी होना चाहिए, और दूरी उतना रहेगा तो ऑटोमेटिक ये गैप बन जाएगा, और तब आपकी क्या होगी, प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अगर इससे कम रहेगा तो दूसरी साउंड नहीं सुनाई देगी। तो ये बात आपको क्या करना है। अब देखिए, अब ये होता कैसे है, ये देखिए कि होता कैसे है, क्यों होता है, तब आपको समझाते हैं कि ये होता कैसे है दूरी। तो देखिए, आपको बताया है बच्चों कि साउंड की स्पीड, ये दो बात याद रखना, हमेशा पूछता है, स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि की चाल जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पर 330 या 32 मीटर पर सेकेंड होती है, या 33, 30, 32, 33 ऐसे दिया रहता है। 0 पॉइंट पर कितना होती है बच्चों, 0 पर जो होती है 332 होती है, और अगर आप रूम टेम्परेचर 22 के लगभग ले तो ये होती है, लेते हैं 343 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है साउंड की, आवाज की, जो बोल रहे हैं उसकी स्पीड एक स्पीड से जाती है, तो ये स्पीड कितना होती है, इतना होती है। अब देखिए, ये स्पीड आप समझ गए, तो अब होता क्या है, देखिए अब होता क्या है कि जैसे दूरी क्यों उतना होना चाहिए कि देखिए, यहां से मान लीजिए हमने कोई चीज बोला, यहां से बोला, तो यहां से बोला, यहां दीवार है, ये रिफ्लेक्टर है, परावर्तक है, तो ये टाइम कितना होना चाहिए बच्चों, 0.1
1 सेकेंड, मीन्स कहे तो समय कितना होना चाहिए 1/10 सेकेंड। और स्पीड कितना होता है, मान लीजिए अगर हम रूम टेम्परेचर पर बोल रहे हैं तो चाल जो होता है स्पीड भी होना चाहिए 343 मीटर पर सेकेंड। तो अब जब दूरी निकालेंगे, ये जो दूरी निकालेंगे ये जा करके आने वाला है बच्चों, जा करके क्या है आने वाला है। तो जो दूरी निकालेंगे जा करके साउंड आई, गई और आई, तो जो दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, तो स्पीड कितना दिया है 343 गुणे टाइम 1/10। तो यहाँ से कितना आया 34.3 मीटर, ये दूरी आ गया। लेकिन देखिए यही क्वेश्चन एनडीए में पूछा हुआ था। तो ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना है बच्चों, ये दूरी है 34.3। लेकिन ये जो 34.3 है ना, ये दोनों ओर का है, जाना उतने ही दूरी आना, दोनों दूरी। तो हमको तो दूरी निकालना है कि कितना दूर होना चाहिए, तो हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे हाफ करेंगे तो हो जाएगा 17.15 मीटर। तो इसीलिए इतना दूरी होता है। इस गैप को मेंटेन करने के लिए, इस जो समय अंतराल होता है जो दो आवाजों के बीच, उसको मेंटेन करने के लिए दूरी इतना होना चाहिए, तभी ये टाइम गैप रहेगा। तो ये समझ गए। कभी कभी बुक में या एनसीईआरटी में भी ऑब्जर्व कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपको मिलेगा क्या कि 16.5 मिल जाता है या 3 मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों 16.6 मिल जाता है, 16.6 दिया रहता है, कहीं कहीं 16.6 मीटर दिया रहता है। तो वो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर जो ले लेता है ना 0 डिग्री पर चाल ले लेगा। चाल कितना पर ले लेगा 0 पर, तो 0 पर चाल कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 332 रख देंगे। तो 300 जब 32 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 33.2 मीटर हो जाएगा। ये दोनों ओर का दूरी है बच्चों, कितना है, तो हाफ करेंगे तो हो जाएगा 16.6 मीटर। तो इसीलिए स्पीड पर निर्भर करता है। साउंड का स्पीड जब 332 लेता है तो इतना मीटर आता है, और जब रूम टेम्परेचर पर वेरी करता है इसीलिए ये देता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर इको पैदा किया जाता है, 0 पर नहीं। इसलिए मानकर चलिए कि 17.15 आपको क्या करना है, ठीक, दोनों नहीं देता है ऑप्शन। अब बात रहा, एक क्वेश्चन आया था इस पर, एक क्वेश्चन आया था इको पर। तो इको में दो बात आपको बार बार याद रखना है कि इको के लिए प्रतिध्वनि है क्या, तो समझ गए कि टकरा कर आती है, रिपीट होती है जो साउंड, वही इको है। तो इको होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, तो इको होने के लिए हम लोग क्या बताए, इको होने के लिए आपके पास इको होने के लिए सबसे पहले दूरी एक मेंटेन होनी चाहिए 17.5, और टाइम अंतराल कितना होना चाहिए 0.1 सेकेंड। एक क्वेश्चन आया था सीडीएस में, सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में भी पूछा था, सीजीएल एंड सीडीएस में भी पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, हर बुक में मिलता है। आया था क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक दीवार के पास खड़ा है, एक व्यक्ति, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दीवार के पास खड़ा है, एक वाल के पास, एक दीवार के पास खड़ा है, और 0.4 सेकेंड के बाद एक व्यक्ति एक दीवार के पास खड़ा है, और 0.4 सेकेंड के बाद उसे साउंड या ध्वनि सुनाई देती है। और दिया था बच्चों कि यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर हो प्रति सेकेंड हो, तो व्यक्ति दीवार से कितनी दूरी पर खड़ा है, सुनाई दे रहा है। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक दीवार से कुछ दूरी पर खड़ा है, और 0.4 सेकेंड के बाद उसे ध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो वह व्यक्ति दीवार से कितनी दूरी पर खड़ा है, ये डिस्टेंस बताना है। तो अभी क्या बताए, डिस्टेंस बराबर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 340 गुणे 4/10 कर देंगे। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, तो गुणा करेंगे बच्चों, तो 16 और 1 12 1 13 136 मीटर आ जाएगा। लेकिन ये देखिए 136 मीटर
100 कितना हो जाएगा 36 मीटर। कितना था बच्चों 136 मीटर हो जाएगा। और इसको हाफ करेंगे, 136 था ऑप्शन में बच्चे, 136 लगाकर। अब देखिए ये जो 136 है ना, जाने का भी है आने का भी है। तो दूरी पूछ रहा है तो सिर्फ एक यहीं से यहीं का दूरी पूछ दिया, सेम दूरी गया आया, दोनों का है ये डिस्टेंस। तो हाफ करेंगे तो 68 मीटर का करना था आपको, टिक लगाना था 68 मीटर। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है टिको पर, न्यूमेरिकल टाइप का। तो देखिए पूरा सीरीज पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज जितना प्रीवियस आया है इससे कुछ जो पेड क्लास में पढ़ाया जाता है वही सेम चीज प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। जो जो चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा 6 से 12 तक का एनसीईआरटी का सार प्लस किया आया हुआ है, ऑब्जर्व करके यहाँ पढ़ाते हैं। तो अभी प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर पूरा एक एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, स्टडी कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।